मित्रों, स्वागत है आपका। दिस साइड से कृष्णा गुप्ता इज वेलकमिंग यू। आज के चैप्टर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? आज के चैप्टर में और आज के लेसन में हम लोग कवर करने वाले हैं रिवीजन ऑफ लेवरेज। यस, द चैप्टर नंबर 6 इज योर लेवरेज। एंड मैंने ये देखा है कि ये चैप्टर आपका 5 मार्क्स के तकरीब एग्जाम में आता है एंड ये क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी में आता है। तो इस चैप्टर को छोड़ना आपके लिए बहुत बड़ी भूल हो सकती है, तो प्लीज इस चैप्टर को छोड़ो मत। जिस चैप्टर ने इसको पहले किया हुआ है उसका जब रिवीजन चल रहा है, ठीक है। एंड आई मॉड्यूल में जितनी भी चीजें हैं, आई हैव कवर ऑल द थिंग्स इनटू दिस कंसेप्ट नोट्स, ठीक है। तो ये कंसेप्ट नोट आपको एक बहुत ही बर्ड आई व्यू अच्छे से दे देगा। और अगर आपको ये कंसेप्ट नोट्स चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आ रहा होगा गूगल ड्राइव का, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 लेवरेज। और इसके पहले के 2 चैप्टर भी मैंने रिवीजन डाले हुए हैं, दैट इज रेशियो एनालिसिस एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप वो भी देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सो चैप्टर नंबर 6 फाइनेंशियल लेवरेज, व्हिच इज समवेयर अबाउट 5 to 6 मार्क्स। एनालिसिस ऑफ लेवरेज, बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क आप इसके अंदर पढ़ते हो एंड इसके अंदर बिजनेस एंड फाइनेंशियल रिस्क को डील करने के लिए you need to calculate these 3 types of leverage. First one is the operating, second one is financial, third one is the combined leverage. इसके अंदर जो थोड़ी बहुत बातें बोली गई है वो मैं पढ़ लेता हूँ। द वेल्थ इज डायरेक्टली रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड इनवर्सली रिलेटेड टू एक्सपेक्टेशन ऑफ द इन्वेस्टर। तो जो भी वेल्थ होता है कंपनी से डायरेक्ट रिलेटेड होता है, लेकिन इन्वेस्टर से इनडायरेक्टली रिलेटेड होता है। और रिस्क बहुत तरह के हो सकते हैं, इट मे बी फाइनेंशियल, इट मे बी बिजनेस और द बोथ। देयर आर 2 टाइप ऑफ रिस्क, बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। ये वाला जो क्वेश्चन है आपके थ्योरी में आ सकता है, अगर क्वेश्चन नंबर 4 में आया तो देखो क्या होता है। Business risk is nothing but it is associated with firm's operation and it is the uncertainty about the future's operating income, which is nothing but your EBIT, and that is how well the operating income be protected. तो बिजनेस रिस्क में यही है कि क्या मेरा फ्यूचर में EBIT जनरेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। And the financial risk is nothing but it refers to additional risk placed on the firm shareholder because of use of debt. तो फाइनेंशियल रिस्क कब आएगा पिक्चर में? जब फर्म ने डेट लिया है और डेट का यूज करने की वजह से उसको कुछ एडिशनल रिस्क पे करना पड़ेगा। क्यों सर, ऐसा क्या हो रहा है? देखो, जब कंपनी डेट लेती है, अगर कंपनी ने प्रॉफिट नहीं कर पाया तो उसको तो पैसा देना ही पड़ेगा ना डिबेंचर होल्डर को। अगर नहीं देगा तो कंपनी के ऊपर रिस्क आएगा ना, इसलिए इट इज द एडिशनल रिस्क प्लेस्ड ऑन द फर्म शेयर होल्डर बिकॉज ऑफ यूज ऑफ डेट। तो आपको फाइनेंशियल रिस्क में इतना याद रखना है कि हम लोग जब डेट का यूज करते हैं तो शेयर होल्डर्स पे एक एडिशनल रिस्क आ जाता है। एंड द एडिशनल रिस्क शेयर होल्डर बियर्स व्हेन अ कंपनी यूजेस डेट इन एडिशनल टू इक्विटी फाइनेंसिंग। तो बोलते हैं एडिशनल रिस्क क्या होता है? वो ये होता है कि हम इक्विटी के जगह पे, इक्विटी के साथ साथ हम डेट को भी पिक्चर में लेके आते हैं, तब हमें एडिशनल रिस्क बेयर करना पड़ता है। And the company that issue more debt instrument would have a higher financial risk than companies financially mostly or entirely by equity. ये लाइन ये बोल रहा है कि जिस कंपनी के पास डेट ज्यादा है उसका फाइनेंशियल रिस्क ज्यादा होगा एज कंपेयर टू वो कंपनी जिसका फाइनेंशियल रिस्क, जिसका डेट का पोर्शन कम है। In this chapter we need to just discuss the factor which influence business or financial risk. तो आ जाओ लेवरेज पढ़ते हैं। लेवरेज का मतलब क्या था? लेवरेज इज नथिंग बट द इन्फ्लुएंस और द पावर। इन सिंपल वर्ड्स, इन्फ्लुएंस और द पावर। और इसके अंदर आप लोग क्या करोगे? इन फाइनेंशियल एनालिसिस लेवरेज रिप्रेजेंट द इन्फ्लुएंस ऑफ। अब फाइनेंशियल एनालिसिस के अंदर लेवरेज क्या बोल रहा है? वो बता रहा है कि द इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर द अदर रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल, यानी एक फाइनेंशियल वेरिएबल का दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल पे क्या इंपैक्ट होगा। नाउ व्हाट इज फाइनेंशियल वेरिएबल? फाइनेंशियल वेरिएबल पे क्या क्या चीजें आती हैं? कॉस्ट आता है, आउटपुट आता है, सेल्स रेवेन्यू, अर्निंग बिफोर ईबीआईटी एंड अर्निंग पर शेयर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, यानी दीज आर नथिंग बट द वेरिएबल्स, ठीक है। और इसके ये पैसों के रिगार्डिंग वेरिएबल है, इसको फाइनेंशियल वेरिएबल है। तो इसके अंदर हम लेवरेज में स्टडी क्या करते हैं? इसके अंदर यही हम स्टडी करते हैं कि अगर मेरा सेल इंक्रीज हुआ तो ईबीआईटी पे क्या इंपैक्ट आएगा, ईबीआईटी इंक्रीज हुआ तो ईबीटी पे क्या इंपैक्ट आएगा। ऑल दीज थिंग वी विल स्टडी हियर ना। और इन सिंपल वर्ड्स बोलो तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं चेंज इन वन फैक्टर टू चेंज इन अनदर फैक्टर, एक फैक्टर का दूसरे फैक्टर पे चेंज क्या हो रहा है। नाउ मेजरमेंट ऑफ, अगर आपको लेवरेज करना है तो उसका फॉर्मूला एकदम सिंपल होता है। ये फॉर्मूला ड्रिवन फॉर्मूला है बट इट इज अ रिवीजन, तो मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ। एंड चेंज इन y डिवाइड बाय y अपॉन चेंज इन x डिवाइड बाय x, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और परसेंटेज चेंज इन y अपॉन परसेंटेज चेंज इन x। सो व्हाट इज y, व्हाट इज x, दीज आर द टू वेरिएबल्स, डिफरेंट वेरिएबल्स। अगर मैं बोलूं ईबीआईटी और सेल्स बताओ तो आप क्या बोलोगे? चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स डिवाइड बाय सेल्स। तो x एंड y आर नथिंग बट द फाइनेंशियल वेरिएबल, ठीक है। और ये वाली चीजों का हम कहाँ पे यूज करते हैं? वेयर द इंफॉर्मेशन इज गिवन फॉर, जहां पे आपको जो इंफॉर्मेशन है
वो 2 फाइनेंशियल ईयर्स का दिया होगा। आगे आएंगे हम लोग, कब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, बट अभी के लिए आप इतना समझ लो, मेजरमेंट ऑफ लेवरेज इज नथिंग बट चेंज इन वाई डिवाइड बाय वाई होल डिवाइड बाय चेंज इन एक्स डिवाइड बाय एक्स। चलो टाइप ऑफ लेवरेज देखेंगे, देयर आर 3 टाइप ऑफ लेवरेज, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड द कंबाइंड। ओके, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड द कंबाइंड। Operating leverage deal with relationship between sales and the EBIT which indicate your business risk. It is deal with the EBIT and EPS which indicate financial risk. And the last one is combined relationship between sales and EPS which indicate total risk. ठीक है, आपको ये बस याद रखना है कौन किसके साथ क्या क्या इंडिकेट करता है। मूविंग अहेड, हम अब एग्जाम में लेवरेज का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको मोस्ट प्रोबेबली ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। इसको हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बोलते हैं। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट सब्जेक्ट, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका सब्जेक्ट है, उसके अंदर हमें यही प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। नॉर्मली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है, वो सब अलग बनता है, बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो लेवरेज का चैप्टर है उसको सॉल्व करने के लिए आपको ये प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा, सिंपल है, आप पहले यूनिट्स लिख देना, फिर वहां से सेल्स आएगा, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना, आपको मिलेगा कंट्रीब्यूशन, उसमें से माइनस करना फिक्स कॉस्ट, आपको मिलेगा ईबीआईटी और ऑपरेटिंग प्रॉफिट। या तो मैं ईबीआईटी बोलूंगा या तो उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलूंगा। फिर आएगा इंटरेस्ट, तो अगर एग्जाम में ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख के आए इसका मतलब वो ईबीआईटी बता रहा है। उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस करोगे, आपको मिलेगा ईबीटी। फिर आप टैक्स माइनस करोगे, आपको मिलेगा ईएटी और पीएटी। E is nothing but earning, P is nothing but the profit, तो interchangeably we can use it। उसमें से आप माइनस करोगे प्रेफरेंस डिविडेंड, आपको मिल जाता है ईपीएच, ठीक है, और उसको आप डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, आपको मिल जाएगा अर्निंग पर शेयर। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो ईएटी इज इक्वल टू ईपीएच, सिंपल है ना। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है तो ये माइनस करूंगा तब भी जीरो आएगा, तो आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। एंड व्हाट इज ईबीआईटी, ईबीआईटी इज नथिंग बट अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। एंड अगर आपका क्वेश्चन यूनिट रेट अमाउंट, अगर एक ही कंपनी है और यूनिट रेट अमाउंट तो आप ऐसे भी बना के सॉल्व कर सकते हो, बट आई प्रीफर कि आप ऐसे बना लेते, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट लैग ऑफ कंसेप्ट की तरफ, विच इज नथिंग बट योर ऑपरेटिंग लेवरेज, ठीक है। तो ऑपरेटिंग लेवरेज डील्स विद योर बिजनेस रिस्क। क्या बोल रहा है ये देखो, इट इज डिफाइंड एज द एम्प्लॉयमेंट ऑफ असेट विद अ फिक्स कॉस्ट। तो ये सिंपल क्या बता रहा है कि मेरे कंपनी में मैंने फिक्स कॉस्ट में जितना पैसा डाला है, क्या जब मैं धंधा चालू करूंगा तो मेरा बिजनेस इतना अर्न कर पाएगा कि मेरा फिक्स कॉस्ट का पैसा रिकवर हो पाएगा। एकदम सिंपल वर्ड, मैंने मेरे कंपनी में जो भी पैसा डाला है फिक्स कॉस्ट के अंदर, तो क्या मेरा बिजनेस इतना अर्न कर पाएगा कि मैं मेरे फिक्स कॉस्ट का पैसा रिकवर कर पाऊँ, सो दैट इनफ रेवेन्यू कैन बी जनरेटेड टू कवर ऑल द फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब देखो सेल करोगे ना तो वेरिएबल कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिकवर हो ही जाता है, क्योंकि सेल और वेरिएबल दोनों साथ में चलते हैं। अपने कॉस्टिंग में पढ़ा होगा वेरिएबल कॉस्टिंग एंड द फिक्स कॉस्ट। The use of asset for which the company pays fixed cost is the operating leverage. And operating leverage is a function of 3 factors. First one is amount of fixed cost, variable contribution margin, and the third one is the volume of sales. अब आते हैं हम लोग फॉर्मूला के ऊपर, फॉर्मूला एकदम ध्यान से देखना। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज को ऑपरेटिंग लेवरेज ना बोल के कभी कभी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज भी बोलते हैं, तो आप डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज बोलो या फिर ऑपरेटिंग लेवरेज बोलो, दोनों ही चलेगा। नाउ द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और ये वाला जो फॉर्मूला यूज होगा ये तब होगा जब आपको सिर्फ 1 ईयर का डेटा गिवन है, 1 ईयर का डेटा गिवन है, तब जाके आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, दैट इज कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और इसको मैं अनदर वे में ऐसे भी लिख सकता हूँ, कंट्रीब्यूशन एज इट इज, और ईबीआईटी कैसे आता है, जब मैं कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करता हूँ तब मुझे ईबीआईटी आता है, तो मैं कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट भी लिख सकता हूँ। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये दैट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब यहाँ पे याद रखना सेल्स नीचे आएगा, ईबीआईटी ऊपर आएगा, क्योंकि किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ा अमाउंट नीचे रखते हैं, छोटा अमाउंट ऊपर रख लेते हैं ऐसा। बट यहाँ पे इतना याद रखना कि अपने को ना सेल का इंपैक्ट ईबीआईटी पे कंसीडर करना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब परसेंटेज चेंज कैसे निकालना है, दैट इज इंपॉर्टेंट कि आप प्रीवियस ईयर से न्यू ईयर को कंपेयर करो और देखो कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है वो। और ये वाला जो फॉर्मूला होता है ये कब यूज होता है, जब आपको जो डेटा है द डेटा इज गिवन फॉर 2 years, ठीक है, और मोर देन 1 ईयर अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल सकते हो, ठीक है।
चलो परसेंटेज चेंज का अगर आपको फॉर्मूला देखना है तो मैं परसेंटेज चेंज भी बता देता हूँ। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ऐसे निकलता है, दैट इज न्यू माइनस ओल्ड डिवाइड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100। जब ये करोगे तो आपको मिल जाएगा कि कितना आपका परसेंटेज चेंज हुआ। तो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पज मैंने ये भी लिख दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ता हूं। एंड डिग्री ऑफ लेवरेज का दूसरा फॉर्मूला ये भी होता है। अब कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, दैट इज सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो करंट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइड बाय करंट ईबीआईटी। ऐसे करके भी आप ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल सकते हो। ये टुकड़े टुकड़ों में इसलिए करते हैं क्योंकि सम टाइम क्वेश्चन में क्या होता है पता है, क्वेश्चन आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का वैल्यू देता है, फिक्स कॉस्ट का वैल्यू देता है, और आपको ये फॉर्मूले में रख के कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ता है। मतलब यहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो आएगा एकदम सिंपल कि इनकम स्टेटमेंट बनाओ, ऑपरेटिंग लेवरेज फाइनेंशियल लेवरेज कैलकुलेट करो। सेकंड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कैसा आएगा कि ऑपरेटिंग लेवरेज देगा, फाइनेंशियल लेवरेज देगा, और क्या बोलेगा कि आप बनाओ पूरा इनकम स्टेटमेंट। या फिर थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, कुछ ऑपरेटिंग लेवरेज दे देंगे, कुछ फाइनेंशियल लेवरेज देंगे और बोलेंगे कि ये मिसिंग वैल्यूज फाइंड आउट करके बताओ। तो यहाँ पे जो पूरा क्वेश्चन चलता है, आगे पीछे थोड़ा बहुत चलता है, इसके लिए फॉर्मूलाज क्या वो आपको पता होना जरूरी है, और कहाँ कैसे क्या बन के आ रहा है कि कंट्रीब्यूशन का दूसरा हिस्सा हम लोग ऐसे पे निकाल सकते हैं, दैट इज करंट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, बाकी आपको इनकम स्टेटमेंट रहेगा तो पता है, इट इज नथिंग बट द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, नोट में देख लो क्या लिखा है, इफ देयर इज नो फिक्स कॉस्ट देन नो ऑपरेटिंग लेवरेज। अगर क्वेश्चन के अंदर फिक्स कॉस्ट है ही नहीं तो ऑपरेटिंग लेवरेज निकलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि सिंपल है ना, हम लोग बोल रहे हैं फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट इज नथिंग बट द, वही तो डर है ना कि मेरा फिक्स कॉस्ट रिकवर हुआ कि नहीं। तो अगर फिक्स कॉस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं होगा। ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर अगर 1 आया इसका मतलब कोई फिक्स कॉस्ट नहीं है। अब ऑपरेटिंग लेवरेज काम कैसे करता है वो देख लो। अगर मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर 6 आ रहा है और इफ माय सेल इज इंक्रीज बाय 10%, तो सेल का रिलेशन किससे था, ईबीआईटी से। तो मेरा ईबीआईटी कितने से इंक्रीज होगा, 10% मल्टीप्लाई बाय 6 कर दूंगा। ये जो भी ऑपरेटिंग लेवरेज है उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरा जो ईबीआईटी है वो 60% से इंक्रीज होगा। अब इसका रिलेशन समझ लो, अगर मेरा सेल इंक्रीज होगा तो ईबीआईटी इंक्रीज होगा, सेल डिक्रीज होगा तो ईबीआईटी डिक्रीज होगा, दोनों ही सेम डायरेक्शन में चलते हैं। वेदर माय ऑपरेटिंग लेवरेज इज पॉजिटिव और नेगेटिव, इट्स डजंट केयर, उसके बारे में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो आपको सिंपल है, अगर आपका सेल इंक्रीज हो रहा है 10% तो आपका ईबीआईटी इंक्रीज होगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 इज 60%। सेम लाइक दैट, अगर आप मेरा सेल डिक्रीज हो रहा है 10% से तो मेरा ईबीआईटी डिक्रीज कितने से होगा, 10% मल्टीप्लाई बाय 6 इज नथिंग बट 60%। तो पहला वेरिएबल कौन सा डिक्रीज हो रहा है, सेल्स, तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। या फिर आप इस सेम फॉर्मूले को यहाँ पे भी रखोगे तो आपका वो चीज अप्लाई हो जाता है, दैट इज डिग्री ऑफ लेवरेज इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ऐसे वैल्यूज यहाँ पे रख के पुट अप मिक्सिंग फिंगर रख देना। जैसे अगर आपको बोले डिग्री ऑफ लेवरेज 6 है और मैं बोला सेल इंक्रीज बाय चेंज 10%, तो ईबीआईटी में कितना है, 10 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 6 हो जाएगा तो 60%। वैसे आगे बढ़ते हैं, अगर आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि सेल्स आर, इफ क्वेश्चन से सेल्स आर अप बाय डैश परसेंट देन कंप्यूट द इंपैक्ट ऑन ईबीआईटी। चलो वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको बोला कि सेल इतने से इंक्रीज होगा तो ईबीआईटी पे क्या इंपैक्ट होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि चेंज इन सेल, सेल कितना चेंज हो रहा है। तो बेस सेल्स जो भी होगा उसको परसेंटेज गिवन से मल्टीप्लाई कर देना कि इतने से मेरा सेल चेंज हो रहा है। फिर आप अज्यूम कर देना कि चेंज इन ईबीआईटी एक्स है करके, क्या हमें पता नहीं कितना है। उसके बाद आप यूज कर देना डिग्री ऑफ लेवरेज का फॉर्मूला, दैट इज बेस फॉर्मूला। ये जो दूसरा फॉर्मूला था वो वाला, ऑपरेटिंग लेवरेज इज इक्वल टू चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी होल अपॉन चेंज इन सेल्स डिवाइड बाय सेल्स। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला शायद नहीं लिखा हुआ है इन ऑपरेटिंग लेवरेज, यस। सो दिस इज नथिंग बट द डेरिवेशन ऑफ दिस, चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय ईबीआईटी चेंज इन सेल्स डिवाइड बाय सेल्स। तो ये वाला फॉर्मूला यूज करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एंड द स्टेप नंबर 4, फाइंड आउट इट इज डेसिमल एंड कन्वर्ट इनटू परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग बाय 100। और जो भी आंसर आएगा वो डेसिमल में आंसर आएगा तो उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो। चलो नाउ वन फॉर्मेट ओनली फॉर सॉल्विंग क्वेश्चन। अगर आपको मल्टीपल फॉर्म्स का डेटा दिया हुआ है तब आपको फॉर्मेट कैसे बनाना है, तो आप पर्टिकुलर लिखना, फॉर्म लिखना ए बी सी डी, पहले यूनिट्स लिख देना, फिर सेल, फिर माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मिलेगा माइनस फिक्स कॉस्ट, फिर आपको मिल जाएगा ईबीआईटी। इट इज नथिंग बट द फॉर्मेट एंड नॉट मोर देन दैट। चलो अब हम लोग देखते हैं कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है। सो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। देन अब मुझे निकालना है ब्रेक इवन एनालिसिस एंड ऑपरेटिंग लेवरेज। तो मैं अब बात करने जा रहा हूँ कुछ ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर। अगर आपने मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ा है,
कॉस्टिंग के अंदर, तो आपका इजी जाएगा, अदरवाइज जस्ट फॉर्मूलेज देख लो कैसे क्या है। सो ब्रेक इवन एनालिसिस, एक सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ये किसके लिए यूज होता है, सीवीपी एनालिसिस करने के लिए, दैट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। एंड ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर द कंपनी इज अर्निंग नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, यानी वो इतना कमा रही है कि वो अपना फिक्स कॉस्ट तक का पैसा रिकवर कर पा रही है। So at break-even point, the production level and the sales, there will be no profit and no loss, and the total cost is equal to total sales revenue. तो जो भी उसका वेरिएबल कॉस्ट गया, जो भी उसका फिक्स कॉस्ट गया, उतना ही कमा रही है कि उसका सेल कंप्लीट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट मिला के 15 रुपए गया, तो मैं 15 रुपए का अर्निंग कर रहा हूँ, दैट इज नो प्रॉफिट नो लॉस। अब अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो इसके लिए आपको याद रखना, अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो फॉर्मूला इज फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ठीक है। और अगर आपको यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलता है, सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। फिर अगर आपको यूनिट से ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट पे जाना है, ठीक है, यूनिट से मैं इतना यूनिट सेल करूंगा तो मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे चलूंगा, बट मुझे अमाउंट्स पे जाना है, तो आप क्या करोगे, ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट इज इक्वल टू, अगर आपको निकालना है तो बीईपी मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट कर देना। और आपको ब्रेक इवन पॉइंट अमाउंट्स में निकालना है तो फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। अब पीवी रेशियो कैसे निकलता है, और ये पीवी रेशियो आप इन डेसिमल में लिखना, तब आपका बोर्ड में आंसर आएगा। एंड पीवी रेशियो क्या होता है, पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। और अगर मुझे बीपी अमाउंट से यूनिट्स में जाना है तो फॉर्मूला इज बीपी यूनिट्स इज इक्वल टू बीपी अमाउंट डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट। याद रखना यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यहाँ पे भी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। कुछ कंक्लूजन पॉइंट की पे बात करते हैं। जो भी लेवरेज होता है उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है ब्रेक इवन पॉइंट से, ठीक है। एंड फिक्स कॉस्ट हैव अ डायरेक्ट रिलेशन विद डिग्री ऑफ लेवरेज, तो जितना ज्यादा मेरा फिक्स कॉस्ट होगा उतना ज्यादा मेरा डिग्री ऑफ लेवरेज भी होगा, और उतना ही ज्यादा मेरा ब्रेक इवन पॉइंट भी आएगा। ये तीनों का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर मेरा फिक्स कॉस्ट बढ़ा, ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ेगा, ऑपरेटिंग लेवरेज भी बढ़ेगा। फिक्स कॉस्ट कम हुआ, ब्रेक इवन पॉइंट भी कम होगा, ऑपरेटिंग लेवरेज भी कम होगा। अब सेकंड कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एंड इसका दूसरा नाम है ऑपरेटिंग लेवरेज। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले ये समझो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नथिंग बट द, अगर मैं 1000 रुपए का सेल कर रहा हूँ और मेरा ब्रेक इवन पॉइंट 700 है, तो 700 के ऊपर का जितना भी अमाउंट है दैट इज 300। 1000 रुपए का सेल किया, 700 मेरा ब्रेक इवन पॉइंट है, तो जो डिफरेंस 300 बच गया, दैट 300 इज नथिंग बट बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि वो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट एलिमेंट को दूसरा नाम हम लोग बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। चलो देख लो, ये भी आप कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ोगे, दैट इज नथिंग बट इन द मटेरियल कॉस्टिंग चैप्टर। अब यहाँ पे देख लो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकलता कैसा है। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है सेल माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। जो भी आप सेल कर रहे हो उसमें से ब्रेक इवन पॉइंट हटा देना, डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे नोट करना, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपको परसेंटेज में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको डेसिमल में चाहिए तो आप उसको आप डिवाइड कर देना बाय 100 से, तो ये सॉल्व करने का आपका आंसर आएगा परसेंटेज में, और अगर आपको इसको डेसिमल चाहिए तो डिवाइडेड बाय 100 करो। अब यहाँ पे याद रखना, जितना आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी हायर होगा उतना आपका बिजनेस रिस्क कम होगा, एंड हायर प्रॉफिट एंड वाइस वर्सा। यानी क्या बोल रहा है, हायर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बिजनेस रिस्क कम और प्रॉफिट ज्यादा, और वर्सा वर्सा, यानी उल्टा हो जाएगा। अगर मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लोअर हो जाएगा तो मेरा बिजनेस रिस्क ज्यादा होगा और मेरा प्रॉफिट कम होगा। सीधी सी बात है ना, अगर मेरा बिजनेस का रिस्क कम है तो मेरा प्रॉफिट तो इंक्रीज होगा ही ना, वैसा। इसलिए मैंने लिख दिया मार्जिन ऑफ सेफ्टी का इनडायरेक्ट रिलेशन होता है बिजनेस रिस्क के साथ, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रॉफिट के साथ, ठीक है। आई विल ट्राई कि जितनी भी चीजें हैं जो आपके मटेरियल में है, मॉड्यूल में है, वो सारा इस नोट्स में कवर कर दो, सो दैट आप एग्जाम के एक दिन पहले जब ये नोट्स पढ़ो या फिर जब रिवाइज करो तो आप कोई भी चीज आपकी मिस ना हो, ठीक है। तो थोड़ी नोट्स थोड़ी लेंथी हो गया, आई अंडरस्टैंड दिस थिंग करके, बट मेक श्योर, आई विल मेक श्योर कि कोई भी पॉइंट छूटे ना आपका एग्जाम में, कोई भी क्वेश्चन टैकल हो जाए, ठीक है। अब अनदर फॉर्मूला होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का, तो आप कैसे निकालते हो, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, या फिर मैं इसको दूसरे एंगल में लिख सकता हूँ ईबीआईटी डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। एंड फर्दर डिग्री ऑफ लेवरेज निकालने का फॉर्मूला बन गया कंट्रीब्यूशन अपॉन, अब मुझे देखो डिग्री ऑफ लेवरेज निकालना है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, तो फॉर्मूला क्या होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी का वही उल्टा हो जाता है, ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन। तो एक अनदर वे भी होता है कि मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर मुझे एग्जाम में दिया है ना तो मैं डिग्री ऑफ लेवरेज निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, 1 डिवाइड बाय मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिख के, और ये जो आएगा ये डेसिमल में आएगा। 1 मिनट, हाँ ठीक है, ऑडियो वीडियो इज क्लियर, यस।
सो अगर आपको एग्जाम में मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया है तो ध्यान देना परसेंटेज में दिया है कि डेसिमल में दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो आपको डिग्री ऑफ लेवरेज निकालना है तो आपको ये डेसिमल में लिखना पड़ेगा। इसके लिए जहां जहां डेसिमल की रिक्वायरमेंट है वहां वहां मैंने डेसिमल भी लिखा हुआ। तो आप 1 डिवाइड बाय एमओएस करोगे तो आपको मिल जाएगा डिग्री ऑफ लेवरेज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला वो छोड़ दो, ये देखने की जरूरत नहीं, आपने इतना होगा। और ये इसका क्रक्सी पॉइंट है, इफ योर मार्जिन ऑफ सेफ्टी राइज then your business risk fall and degree of operating leverage falls, or if your margin of safety falls then business risk rise and the degree of operating leverage is rises also, and hence MO is inversely related to operating leverage। और when degree of leverage is more than 1, ठीक है, अगर आपका degree of leverage 1 से ज्यादा आता है then operating leverage exists and more degree then operating leverage exists, तो उस केस में operating leverage होगा and more degree of leverage higher in operating leverage। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दे दो, डिग्री ऑफ लेवरेज एंड ऑपरेटिंग लेवरेज इज, अगर आपका डिग्री ऑफ लेवरेज या फिर ऑपरेटिंग लेवरेज पॉजिटिव आता है, कैसा आता है, पॉजिटिव आता है, तो मैं बोलूंगा जो भी मेरा फर्म है वो ऑपरेट कर रहा है हायर देन लेवल ऑफ बीईपी लेवल। यानी अगर मैं ये लाइन क्रिएट करूं तो अगर मेरा यहाँ पे बीईपी लेवल है यानी ब्रेक इवन पॉइंट लेवल, और मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज पॉजिटिव आ रहा है यानी पॉजिटिव अमाउंट में आ रहा है, तो मैं बोलूंगा मेरा फर्म ना कहीं यहाँ पे अर्न कर रहा होगा, ऑपरेट कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ कहीं ना कहीं मेरा फर्म बीईपी लेवल से ज्यादा कमाई कर रहा होगा, ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा कमाई कर रहा होगा, इसके लिए ऑपरेटिंग लेवरेज 1 आ रहा है, बट 1 से ग्रेटर आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, बट इफ ऑपरेटिंग लेवरेज, इफ फर्म ऑपरेटिंग लेवरेज अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो मैं बोलूंगा वट एवर इज अ फर्म इज ऑपरेटिंग एट लोअर देन द बीईपी लेवल, और इस केस में ईबीआईटी नेगेटिव है। लेकिन अगर मैं बोलूं उल्टा ही केस हो गया कि वो जो मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज है अगर वो नेगेटिव आ रहा है और मेरा अगर बीईपी पॉइंट यहाँ पे है तो मेरा फर्म है वो उसके नीचे ऑपरेट कर रहा होगा, कहीं ना कहीं उसके नीचे उसकी अर्निंग हो रही होगी, सेल्स उसका नीचे हो रहा होगा। ठीक है, सो वट एवर इज सेल्स इट इज बिलो द ब्रेक इवन पॉइंट लेवल, और इस केस में जो उसका ईबीआईटी होगा वो ईबीआईटी नेगेटिव आएगा। तो मैं बोलूँ अगर मेरा किसी भी क्वेश्चन के अंदर ईबीआईटी नेगेटिव है तो मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज नेगेटिव आएगा। ठीक है, और ऑपरेटिंग लेवरेज नेगेटिव आ रहा है मतलब वो अपना ईबीआईटी भी रिकवर नहीं कर पा रहा है। तो ध्यान देना यहाँ पे बोथ सेल्स एंड ईबीआईटी मूव इन सेम डायरेक्शन, तो जो सेल्स और ईबीआईटी सेम डायरेक्शन में मूव करते मींस इफ सेल्स इंक्रीज देन ईबीआईटी इंक्रीज एंड वाइस वर्सा, तो सेल भी इंक्रीज होगा तो ईबीआईटी भी इंक्रीज होगा और वर्सा वर्सा चलेगा। एंड व्हेन ईबीआईटी इज नील देन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट, तो अगर आपका ईबीआईटी नील है तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट हो जाएगा। एंड ये सिचुएशंस है अगर नो फिक्स कॉस्ट देन नो ऑपरेटिंग लेवरेज, higher fixed cost then higher break even point and higher than break even level तो पॉजिटिव ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा, और अगर ब्रेक इवन लेवल से लोअर है तो नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा। अब ये चीज देख लो, ऑपरेटिंग लेवरेज अगर मेरा नेगेटिव है इसका मतलब मैं ब्रेक इवन पॉइंट से लोअर ऑपरेट कर रहा हूँ और इस केस में मेरा ईबीआईटी नेगेटिव आएगा। ठीक है, अगर ऑपरेटिंग लेवरेज पॉजिटिव है इसका मतलब मैं ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा कमा रहा हूँ और इस केस में मेरा ईबीआईटी पॉजिटिव आएगा। बट अगर, और कौन से केस में मैं ऑपरेटिंग लेवरेज डिफाइन ही नहीं कर सकता, अगर मेरा ईबीआईटी का वैल्यू 0 आ रहा है ना उस केस में मेरा ऑपरेटिंग लेवरेज में डिफाइन ही नहीं कर सकता, और इन दैट केस जो भी मेरा फर्म है वो ऑपरेट कर रहा है ब्रेक इवन पॉइंट में। ठीक है, तो ये आपको सिर्फ क्रक्स याद रखना पड़ेगा बिकॉज ये एमसीक्यू में आ सकता है। एंड द लास्ट थिंग इन द ऑपरेटिंग लेवरेज इज नोट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कैन नेवर बी बिटवीन 0 एंड 1, तो जो भी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज होगा वो 0 और 1 से बीच में नहीं होगा, यानी इसके और इसके बीच में नहीं होगा, या तो 1 से ज्यादा होगा या तो -1 से कम होगा। ठीक है, it can be 0 or less or it can be 1 or more. That's it about the operating leverage. So operating leverage का ये रिवीजन था, मैं बोलूँ ऑपरेटिंग लेवरेज ही नहीं, जो स्टार्टिंग से थ्योरी से लेकर ऑपरेटिंग लेवरेज तक पोर्शन तक का दिस इज द रिवीजन। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रिवीजन एंड टेक दिस कंसेप्ट आउट एंड कीप इट इन फ्रंट ऑफ योर आईज एंड रिवाइज द थिंग। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा जो भी रिवीजन है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जितना जल्दी हो सके अच्छे से हो पाए वो मैं करूँ। एंड आई नो कि आप इसको एग्जाम के टाइम पे 1.5 के स्पीड में देख रहे हो, देन आई नो दिस थिंग करके। तो जैसा भी ये वीडियो रहेगा आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो। द ओनली वन रिक्वेस्ट इज शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। चैनल सब्सक्राइब करना नहीं करना वो आपके हाथ में। इफ यू फील दिस वीडियो इज मेकिंग सम वैल्यू टू योर प्रिपरेशन देन गिव द लाइक बटन एंड शेयर द दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स ओनली। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पार्ट 2 के साथ आऊंगा लेवरेज के अंदर, जिसके अंदर हम लोग फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज करना जाएंगे। तब तक के लिए श्री कृष्णा गुप्ता इज साइनिंग ऑफ एंड
जस्ट गिव योर बेस्ट। तब तक के लिए सायनारा, फिर मिलेंगे दोबारा, पिक्चर बाकी है।